वॉरेन बफे कहते हैं कि भाई कहीं पे कोई भी इंटरनेट पे क्लिक कर रहा है और कैलिफोर्निया में एक कैश रजिस्टर रिंग हो रहा है, तो इससे अच्छा बिजनेस बना नहीं है आज तक। आप गूगल में पैसा लगा के पैसा खोगे नहीं, बहुत ज्यादा बनेगा नहीं, इज अ डिफरेंट थिंग, बट पैसा खोगे नहीं एज एन स्टॉक खरीद के। हमारे इंडियन भाई अरविंद श्रीनिवास उसने 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 हिला दिया। उठाया। हाँ हाँ, उसने हिला दिया। उसने परप्लेक्सिटी ने धूम मचा रखी है और वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओवन वीजा का मेन फंडा है कि ओवन वीजा अमेरिका में कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वीजा। ओवन वीजा इनिशियली हुआ था जो साइंटिस्ट वगैरह थे उनके लिए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पिछले 10 साल में उनने ब्लॉग्स और थॉट पीसेस और वो सब लिखा हुआ है कि क्रेग्सलिस्ट कैसे अनबटल हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक ये मीम है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि ये गूगल के अंदर 10 बिलियन की कितनी कंपनियां बसी हुई हैं। इस मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर कंपनी के अंदर कितनी 10-10 बिलियन की कंपनियां टूट के निकलेंगी। अभिजीत और मैं कुछ ऐसा डिस्कशन कर रहे थे और अभिजीत आपने काफी डीप सोचा इसके बारे में, तो आज उसकी थोड़ी बात करेंगे। और फिर वाईसी ओवन वीजा की बात करेंगे। फाउंडर्स अगर वाईसी जाते हैं और ओवन वीजा अप्लाई करते हैं यूएस में कंपनियां बनाने के लिए। और फिर हम बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो वगैरह की थोड़ी बात करेंगे। बट मोर और लेस जो एकदम मसाला मिलेगा ना, वो एकदम अंदर का मिलेगा कि 10 बिलियन की कंपनी कैसे बनाए, इसके बारे में सोचने को मिलेगा। तो अभिजीत चालू करते हैं। आप और मैंने ड्रिवन बाय यू, देयर इज बीन अ लॉन्ग डिस्कशन बिटवीन अस कि ये गूगल की अनबंडलिंग पक्का होगी और उससे अभी एक 10 बिलियन की डॉलर की कंपनी तो ऑलरेडी निकल के आ गई है, परप्लेक्सिटी। और आपका ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि और ऐसी मल्टीपल 10 बिलियन डॉलर की कंपनियां निकलेंगी। तो उसके बारे में लोगों को बताओ कि आप कैसे सोच रहे हो कि 10 बिलियन की और इतनी कंपनी निकलेंगी अब। बिल्कुल। पहले अनबंडलिंग का मतलब थोड़ा बताना चाहता हूं मैं कि एक प्रोडक्ट है या कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर्स काफी सारी चीजें कर रहे हैं और वो एक जिसे कहते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल प्रोडक्ट है। और एक टाइम आता है जब वन साइज स्टॉप्स फिटिंग ऑल एंड एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो स्पेशलाइज्ड है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में। तो इसका इसका एक जो एग्जांपल है रीसेंट पास से, वो है क्रेगलिस्ट। ये यूएस में क्लासिफाइड्स प्रोडक्ट है जो आज भी जिंदा है। आई थिंक इनके पास 30 या 40 लोग काम करते हैं। ये लोग $600 मिलियन पर साल आज भी बनाते हैं और ये करीब 20-25 साल पुराना प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पिछले 10 साल में उनने ब्लॉग्स और थॉट पीसेस और वो सब लिखा हुआ है कि क्रेग्सलिस्ट कैसे अनबटल हो रहा है। तो ये एक ऑलमोस्ट लाइक ये मीम है कि कितने सारे प्रोडक्ट कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स क्रेग्सलिस्ट से निकल के आ रहे हैं। तो इसी तरह अगले 10 साल में यहां से हम लोग गूगल की अनबंडलिंग देखेंगे। और गूगल जो है वॉरेन बफे के हिसाब से ग्रेटेस्ट बिजनेस एवर है। इससे शानदार कहीं बिजनेस नहीं बना। वॉरेन बफे कहते हैं कि भाई कहीं पे कोई भी इंटरनेट पे क्लिक कर रहा है और कैलिफोर्निया में एक कैश रजिस्टर रिंग हो रहा है, तो इससे अच्छा बिजनेस बना नहीं है आज तक। तो जब इस टाइप का भीषण बिजनेस अनबंडल हो रहा है, तो इसलिए ये रोहित और मैं इसको काफी सीरियसली डिस्कस करना चाहते हैं हाँ, कि इससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां निकलेंगी इसके अनबंडलिंग से। और गूगल सर्च के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। तो एक हाँ, अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं, वॉरेन बफेट ने तो बोल दिया कि ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, एक आइडियल बिजनेस बोलते हैं। और मैंने इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में भी कुछ लोग जो पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो इसको आइडियल बिजनेस बताते हैं कि आप गूगल में पैसा लगा के पैसा खोगे नहीं, बहुत ज्यादा बनेगा नहीं, इज अ डिफरेंट थिंग, बट पैसा खोगे नहीं एज एन स्टॉक खरीद के। दूसरा ये कि वीसी मार्केट में भी ऐसा होता है कि जब आप कोई नई कंपनी चालू करते हो तो वीसीज आपसे पूछते हैं कि आपका कंपटीशन क्या है। वो जवाब तब तक आप कुछ भी बोल दो कंपटीशन में, वो जवाब तब तक ठीक है जब तक वो जवाब गूगल ना हो। जहां आपने बोल दिया कि मेरा कंपटीशन गूगल है, तो बीसी फिर पैसे नहीं देगा, कहेगा भाई गूगल से तो compete नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। यही एक ऐसा बिजनेस है, ये बिजनेस भीषण इसलिए, ये बिजनेस स्ट्रांग इसलिए है कि आप इससे compete भी नहीं कर सकते। इसका मोट इतना ज्यादा बड़ा है कि कोई माइका लाल बेसिकली कुछ बना ही नहीं पाया जो गूगल से compete कर ले। तो एक्सेप्ट ये हमारे हमारे इंडियन भाई अरविंद श्रीनिवास हाँ उसने हाँ उसने उसने पहले हिला दिया। उठाया। हाँ हाँ, उसने हिला दिया। उसने परप्लेक्सिटी ने धूम मचा रखी है और वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो एक एक करके एक्चुअली खुद ही गूगल को अनबंडल करके परप्लेक्सिटी में ला रहा है। बट दूसरी एक और बात है अनबंडलिंग में जो ज्यादा जरूरी है हमें समझने के लिए, वो है कि अनबंडल कब होता है। जब कोई नई कंपनी चालू होती है, जैसे क्रेग्सलिस्ट चालू हुई, तब इतने ज्यादा यूजर्स यूज नहीं कर रहे थे, तो इट वाज जस्ट अ डायरेक्टरी एंड इट वाज फाइन। जैसे गूगल जब चालू हुआ तो इट वाज अ सर्च इंजन एंड देयर वर नॉट दैट मेनी पीपल एंड द नंबर ऑफ इंटेंट्स वर वेरी लो।
तो राइट। एक पॉइंट के बाद मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि आप उस छोटे से सर्च बार में या उस क्रेग्सलिस्ट के सेक्शंस में बिजनेस को फिट नहीं कर पाते। हम लोगों इतने सारे लोग हैं, उनकी इतनी सारी नीड्स हैं जो इतनी डिफरेंट हैं, तो वो एक पॉइंट है जब आपको ये समझ में आता है कि अच्छा, अब ये अनबंडल हो सकता है। क्योंकि ऐसा है कि आप ठूसे से जा रहे हो एक छोटे से बक्से में बहुत सारी चीजें, और वो उससे दूसरी तरफ चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। वो एक अनबंडलिंग का टाइम है, पर फिर टेक्नोलॉजी को भी होना पड़ता है कि आप उसको एक्चुअली इनेबल कर पाओ अनबंडलिंग में। और मैं as we go through this, I'll give some examples of how I see some other companies that have unbundled in the past. बिल्कुल। और चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी ने मतलब ऐसा कमाल किया है कि पिछले 25 साल से एक फॉरबिडन सा रूल है यहाँ पे कि कुछ भी चालू करो गूगल का कंपटीटर मत चालू हाँ, करो, जैसे रोहित ने बोला। और ये उनने वो लाइक जैसे कहते हैं ना प्राइम डायरेक्टिव नंबर 1 को ब्रेक किया है। तो anyway, ये बहुत ही एक पावरफुल टाइम है अगले 10 साल बड़े प्रोडक्ट्स और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, एक नए लोग भी खुल रहे हैं, और जैसे रोहित ने बताया स्केल इतना हो गया है कि ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स गूगल से हट के भी बहुत बड़े बन सकते हैं। तो इस पे बेसिकली ये जो लाइन है ये है कि भाई AI 810 ब्लू लिंक्स, ये परप्लेक्सिटी का जो सीईओ है अरविंद काफी बोलता है, बहुत ही अच्छी समरी है कि हम आपको जवाब दे देंगे सीधा, जो आप पूछ रहे हो, जो आप जानना चाहते हो वो बता देंगे आपको। 10 ब्लू लिंक जाके देखने नहीं है गूगल पे। हम्म, तो अब जो इसके बाद का स्टेप है वो रोहित और मैं हम जिस हिसाब से बोलते हैं कि 100 ग्रे टैब्स, तो 100 ग्रे टैब्स अब खाए जाएंगे। जो प्रोडक्ट जब भी आप गूगल सर्च करते हो, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो आपके बहुत सारे टैब खुले रहते हैं आपके डेस्कटॉप पे, और 2 घंटा 3 घंटा, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी आपके विंडोज कई दिन खुले रहते हैं। आप जब कुछ भयानक रिसर्च कर रहे हो, चाहे आपको जापान ट्रिप में कहाँ जाना है, या इवन लाइक पेरिस में कौन सा सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, या कौन से हेडफोन खरीदूं मैं, या कौन सा कैमरा फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, ये इतने सारे दुनिया में केसेस हैं जहां पे लोग पर्सनल रिसर्च कर रहे हैं, दैट ऑल एंड विद 100 ग्रे टैब्स। सो अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये 100 ग्रे टैब्स को खाएंगे, जिस प्रकार परप्लेक्सिटी ने 10 ब्लू लिंक को खाया है। तो ये जिसका भी ब्राउजर एंड में ऐसा दिखता है, जिस प्रोसेस 2-3 घंटे घुसने के बाद, ये प्रोडक्ट अभी बना नहीं है बहुत अच्छा, और ऐसे कई बनेंगे। और जहां पे इन प्रोडक्ट्स का जैसे एग्जैक्टली जैसे रोहित बता रहे थे कि सर्च बार एक बड़ा सिंपल सा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। लोगों को बहुत जल्दी से एक आंसर चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है। लोगों को थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट दिखा के ये ढूंढते कि आज मैं कौन सी रेसिपी बनाऊं। और लोग अपने PhD लेवल से या 3 घंटे की रिसर्च भी कर रहे हैं कि अब ये छुट्टी पे मैं कहाँ जाऊं। और ये सारे फास्ट, स्लो और डीप प्रोसेसेस जो गूगल के साथ एक इंटरप्ले है ब्राउजर्स और टैब का, ये एक प्रोडक्ट खाएगा। और रोहित और मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट अभी ठीक से बना नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी अपॉर्चुनिटी काफी लोगों को भी दिख रही है। मतलब हम ऐसा नहीं है पहले देखने वाले, ऑब्वियसली परप्लेक्सिटी ने देखी, ये ओपन एआई चैट जीपीटी ने चेंज कर दिया पर्सपेक्टिव जिससे लोग देखते थे इस इंडस्ट्री को। और गूगल बहुत ट्राई कर रहा है एक्चुअली कैचअप करने की। गूगल ट्राई कर रहा है कि ओपन एआई भी डाल दें उसमें, परप्लेक्सिटी भी डाल दें या कुछ कर दें, पर ये बहुत तेजी से सब बढ़ता जा रहा है। और ये जो 100 ग्रे टैब्स हैं, ये आप इसको ऐसे समझ लो कि पहले लोगों के पास बहुत ज्यादा चीजें रहती थी जो वो ढूंढते थे। अब गूगल ने कुछ कुछ चीजें डाल दी हैं, तो पहले मान लो 150 ग्रे टैब्स होते थे, अब 100 हो गए, बट 100 अभी भी हैं। ऐसा लाइक 100 लोगों ने किसी से गूगल से सवाल पूछा और 100 लोगों ने आपको बोला कुछ कुछ जवाब है सबके पास, पर आप उन वो कोई जो आप पूछ रहे हो वो नहीं बता रहे, कोई सब अपना अपना बता रहे हैं। आप पूछो रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, वो कहते हैं इस इंडियन रेस्टोरेंट में दाल अच्छी है, उस इंडियन रेस्टोरेंट में मखनी अच्छी है, कुछ भी अच्छा है, पर कोई ये नहीं बता रहा है कि कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा है। तो इसलिए 100 टैब खुलते हैं ऐसे, जब आप कहीं जाते हो आपके लिए जो फिट हो रहा है वो ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट खैर, तो ये अभी थोड़ा आया है, अभी तो हमने देखा नहीं है कितना ज्यादा आएगा। तो अभिजीत और मेरा मानना है कि ये तो पक्का ही चेंज होगा। 100 ग्रे टैब एक ब्लू टैब बन जाएगा एक लाल टैब बन जाएगा। बिल्कुल, ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं जो हम कह रहे थे कि भाई कहाँ रहें, क्या खरीदें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ घूमने जाएं, वहां पहुंच गए फिर वहां जाके क्या करें। ये तो एक बहुत ही साधारण से सिंपल से एग्जांपल्स हैं जो हम सोचते हैं कि हर किसी की लाइफ में लगभग ये कभी ना कभी कोई इस टाइप की रिसर्च में घुसा है। और इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ हाई लेवल से आइडियाज हैं जो लोग एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आइडिया
सोच के प्रोडक्ट लेवल पे सोचना चालू कर देते हैं। तो ये थोड़े से एक दो आइडियाज हैं, अगर कोई बिल्डर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो मे बी वो एक दो इससे चीजें निकाल के कुछ ट्राई कर सकें। बट एक हमारी थॉट है कि कोई प्रोडक्ट बनाओ जो यार हमको ना टेक्स्ट मैसेज भेजे और हमसे क्लैरिफिकेशन मांगे कि मैं ये सोच रहा हूँ, तुम क्या सोचते हो, हम्म। और उसके बाद फिर कंटिन्यू करे आगे, और फिर रुक के फिर टेक्स्ट करे और हमसे पूछे। तो ये बेसिकली, अगर किसी ने सिविलाइजेशन गेम खेला है तो सिविलाइजेशन भी एक स्ट्रेटजी गेम है लेकिन टर्न बेस्ड है, और किसी ने एज ऑफ एम्पायर्स खेला है वहां पे वो रियल टाइम गेम है, मतलब आप गेम छोड़ के जा नहीं सकते, एक्चुअली में सब कुछ रियल टाइम हो रहा है। तो ये एक इंटरेक्शन मोड है जो अभी तक अंडर एक्सप्लोर्ड है हमारे हिसाब से, कि आप हमसे पूछो कि आप क्या सोच रहे हो। और इसका जो मेन थोड़ा सा कारण है वो हम ये है कि एक टर्म है जो हम रोहित और मैं आपस में यूज करते हैं, और उसका नाम है ये इंटरनेट स्पाइडी सेंस। तो ये एक गट फीलिंग है जो सबके पास है, जो सालों से ऑनलाइन होने की वजह से सबके अंदर आ चुकी है। हम्म। और वो ये है कि सबके पास कुछ तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी चीज झूठी है और कौन सी चीज लेजिट है इंटरनेट पे। और एक अपॉर्चुनिटी है इसको प्रोडक्टाइज करने की, इसको एब्जॉर्ब करने की। तो एनीवे, ये इस तरह के जस्ट लाइक दो आइडियाज हैं जो कोई भी इस बारे में सोच रहा है इस प्रोडक्ट एरिया में, मे बी दिस प्रोड्यूसेस सम आइडियाज ऑन देयर साइड। अच्छा, और एक अगर हम पिछली स्लाइड पे फिर से जाएं एक बारी, तो एक ऐसा है कि अगर आप ऐसे सोचो कि आपने एक असिस्टेंट रख लिया है, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में आपने एक जूनियर असिस्टेंट रख लिया, आप यूएस में हो तो आप कैसे कहते हैं, फिलीपींस में असिस्टेंट है आपका, या लैटिन अमेरिका मैक्सिको वगैरह में असिस्टेंट है, तो टर्न बेस्ड आप उसको समझ लो असिस्टेंट को, क्योंकि एक तरीके से आपके 100 टैब बंद हो सकते हैं अगर आप कोई असिस्टेंट रख लो, फिर वो असिस्टेंट 100 टैब खोलेगा और उसमें से इंफॉर्मेशन लेके आपके हिसाब से आपको बताएगा। तो एक तो जो 100 टैब है वो असिस्टेंट खोल के देख रहा है, और दूसरा जो इंटरनेट स्पाइडी सेंस है वो फिर असिस्टेंट का है, स्पाइडी सेंस की असिस्टेंट अब सारे रिव्यूज पढ़ रहा है और फिर आपको सिर्फ करेक्ट वाली चीजें भेज रहा है। तो असिस्टेंट आपके लिए सारे फिल्टर भी लगा देगा, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीजें भी बताएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर किसी ने असिस्टेंट के साथ कभी काम किया है तो आपको उनको बहुत बताना पड़ता है। अगर आप घर में भी किसी को काम करने के लिए रखते हो, खाना बनाने के लिए रखते हो, तो उन टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, फिर आप उनको बताते हो, वो सीखते हैं, फिर अगली बार वो बेटर करते हैं। तो इसलिए असिस्टेंट एक तरीका है कि ये 100 टैब्स आपको ना खोलने पड़े। बट हमें लगता है कि अब एआई वो 100 टैब्स करके वो खुद असिस्टेंट बन जाएगा और वो आपसे आके सवाल पूछेगा, आप उसे बताएंगे, वो ज्यादा जल्दी समझ लेगा शायद किसी दूसरे असिस्टेंट से। अगर उस एआई को आप अपने बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे तो सारे 100 टैब्स अब एक टैब हो जाएंगे स्पेसिफिक टू यू, एंड यू विल गेट एन आंसर। कि अगर आपने पूछा कि आज क्या खाएं, तो उसे पता है कि आपने कल इंडियन खाया था, परसों चाइनीज खाया था, उससे पहले आपने इटालियन खाया था, तो आज वो मेडिटेरेनियन का बेस्ट रेस्टोरेंट आपको रेकमेंड करेगा, क्योंकि आपको सेम खाना दोबारा खाने की इच्छा नहीं रहती है। तो ये आइडिया है कि वो 100 टैब जो हैं वो अनबंडल हो जाएंगे। और अभी जितने जितने भी एग्जांपल देगी कि हम कहाँ रहें, अब कहाँ रहें, आपको हर किसी को हर बार बताना पड़ रहा है कि हम 4 लोग हैं, मियाँ बीवी 2 बच्चे, और हमें बड़ा बैकयार्ड चाहिए, और ये आप हर एक टैब को बता रहे हो हर बार। अगर आप सिर्फ एक बार ही बता दो, उसके बाद 100 टैब में से सिर्फ आपको वो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन मिले, और फिर उसमें ये भी है कि अच्छा बड़ा बैकयार्ड है, इस बजट में है, मौसम अच्छा होना चाहिए, जहाँ का घर है बहुत चढ़ाई नहीं चाहिए, so on and so forth, you can just like the AI can take care of all of that stuff, so you don't really need to open 100 tabs, and that itself is a very big opportunity. The same thing is true for what you want to buy, because it knows how you shop. Like you don't like very expensive stuff, you like mid-range stuff, or maybe you like very expensive stuff, so it'll only recommend you the big brands. And all of these things are just like taking your preferences into account and giving you the exact correct answer at that time. और कभी कभी क्या है, प्रेफरेंसेस फुल्ली तरह फॉर्म्ड भी नहीं होती है, काम करके थोड़ी सी निकलती हैं। जब ऑप्शंस पता चलते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये मुझे चाहिए था, ये मुझे नहीं चाहिए था। एक एग्जांपल है कि मैं कटिंग बोर्ड ढूंढ रहा था, मेरी वाइफ ने पूछा कटिंग बोर्ड कौन सा लें, तो मैं जो भी नॉर्मल फर्स्ट सर्च रिजल्ट बेस्ट सेलिंग कटिंग बोर्ड था वो देख रहा था। फिर किसी ने बोला उसमें उसके रिव्यू में कि प्लास्टिक ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप चाकू से काटते हो तो माइक्रो प्लास्टिक्स आपके बॉडी में जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब आई विश आई डिडंट नो दिस, बट एक बार जब पता चल गया तो सडनली दैट इज नाउ इम्पैक्टिंग कि मैं
आगे कैसे और बाकी सर्च कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे सर्च चेंज हो गया, मैं अब कटिंग बोर्ड नहीं ढूंढ रहा हूँ, अब मैं शायद वुडन कटिंग बोर्ड ढूंढ रहा हूँ, या अच्छा वुड के अंदर भी केमिकली ट्रीटेड बोर्ड्स हैं, कुछ नहीं है, मतलब एक ये जबरदस्ती की 3 घंटे की रैबिट होल बन गई, मतलब ये। हाँ और जो कि वाज नॉट समथिंग दैट ओरिजिनली आई सेट आउट टू डू। तो इसीलिए ये थोड़े से इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एरियाज हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छे से इंटेलिजेंस का भी यूज करना है एआई की, प्लस कॉन्टेक्स्ट का भी यूज करना है, प्लस एक नया इंटरेक्शन का तरीका भी है। तो तीनों जगह थोड़ा थोड़ा इनोवेशन है, तो इसलिए काफी और एक्साइटिंग ये है। बट जो भी बनाएगा कंज्यूमर फोकस, ये जैसे भी परप्लेक्सिटी इतनी बड़ी कंपनी बन गई 2-3 साल में, जो भी इस चीज को क्रैक कर लेगा, जैसे भी ये चीजें मार्केट में आएंगी, ये कंपनी ने अगर जो अभिजीत ने 2-4 एलिमेंट्स बताए, वो तीनों चारों एलिमेंट्स ठीक से प्रोडक्ट में डाले हैं, तो वो बहुत जल्दी बन जाएगी। एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मैं हमेशा वाईसी कंपनी का एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि हम वाईसी के हैं, मुझे वहीं से देख के पता चलता है कि ये कंपनी है लुमोना एआई करके, और ये कुछ ऐसा बना रहे हैं। तो साइट ऐसी दिखती है लुमोना एआई की, और आप यहाँ पे कुछ सर्च कर सकते हो। उसमें अगर आप सर्च करोगे तो ऐसा कुछ का आएगा। आप, मैंने कहा हेल्प मी प्लान एन आइटिनरी फॉर माय 2 वीक ट्रिप टू जापान, तो उसने वो सारी चीजें की। अब आप इस एक एक चीज, ये एक टैब टाइप है, क्योंकि जब आप सर्च करते हो तो आप रेडिट पे जाते हो, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो। अब तो ऐसी वीडियोस भी हो गई हैं, कल्चरल एक्सपीरियंसेस भी बहुत है। और आप यहाँ पे आप देखोगे परप्लेक्सिटी टाइप इंटरफेस है, और आप उसको कॉन्स्टेंटली रिफाइन कर सकते हो। तो ये एक है कि अब आपके पास ये 10 ब्लू लिंक्स नहीं है, अब ये एक comprehensive guide है across many different websites. So all of those tabs are just like one thing. And Perplexity took the same approach in a more generic way. So ये एक example है जहाँ कंपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई कर रही है। अगर ये लोगों को पसंद आई तो ये बहुत जल्दी बड़ी बन जाएगी, सेम एज परप्लेक्सिटी। एंड देन गूगल लोगों को अब ये भी है कि अच्छा, काफी 200-300 मिलियन लोग मेरे ख्याल से अब चैट जीपीटी यूज करते हैं। सो ओपन एआई ने तो वैसी एक दिशा दिखा दी है लोगों को, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को एक नए प्रोडक्ट पे ला सकते हो। और फिर परप्लेक्सिटी भी आई थिंक 20 मिलियन क्वेरीज पर डे अभी सर्व कर रहा है। 2 साल पहले दे यूज्ड टू सर्व 2000 क्वेरीज पर डे, नाउ दे आर सर्विंग 20 मिलियन क्वेरीज पर डे। सो इट्स इनसेन यार लेवल ऑफ एक ग्रोथ। एक परप्लेक्सिटी का एक प्रोडक्ट हुआ करता था, बर्ड सीक्वल, पता है क्या? नहीं। जो ट्विटर जब एकदम वो स्टार्टिंग में लॉन्च हुए थे, तो वो ट्विटर को सर्च कर सकते थे लोग। ओ अच्छा। कभी अगर लाइफ में मौका लगा अरविंद श्रीनिवास से मिलने का, तो मेरा टॉप क्वेश्चन यही होगा कि यार ये ट्विटर सर्च का क्या हुआ। ऑफ कोर्स आई थिंक ट्विटर ने एपीआई एक्सेस बंद कर दी, बट स्टिल लाइक उनके जो ऑलरेडी जो बनाया हुआ डेटाबेस था, वो रख सकते थे, क्योंकि उसमें हिस्ट्री बहुत थी। एनीवे, बट ओवरऑल जो गूगल की बंडलिंग का जो मेन थिंग है वो यही है कि पहली बार ऐसा है कि कुछ क्रैक्स हैं, मोट में कुछ क्रैक्स हैं गूगल के, जहां ये छोटे छोटे टुकड़े भी अपने आप में कई कई बिलियन डॉलर के टुकड़े हैं। ये छोटी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर कुछ भी चला तो आप बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। तो वीडियो को दोबारा देख लेना जिस जिस हिसाब से एग्जांपल्स दिए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन एक्चुअली आल्सो बिल्ड समथिंग, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अस, क्योंकि बे एरिया में यही हो रहा है। प्रोडक्ट पहले मोस्ट लाइकली बे एरिया कहीं बनेगा, कोई पैसा डालेगा, बहुत टेस्ट करेगा। परप्लेक्सिटी भी बे एरिया में बनी, एंड विल सी हाउ दैट गोज, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। बिल्कुल। एक हमारे जो अंडरलाइंग थीम है कि भाई बे एरिया में पैसे कैसे बनाए, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, ये एक बहुत सा तरीका है। हाँ, बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे फिर। हाँ ये बेसिकली रोहित और मैं बात कर रहे थे कि फाउंडर्स को जब भी कंपनी चालू करनी रहती है यूएस में, तो उनको ओवन वीजा से जूझना पड़ता है। तो लास्ट वीक मुझे रोहित कुछ न्यूज़ बता रहे थे ओवन वीजा के बारे में, तो मैंने कहा यार ये पॉडकास्ट पर डिस्कस करते हैं, हो सकता है सबको कुछ जानकारी मिले और पता चले। और मैं रोहित से ये भी बोलूंगा कि यार अपना वीजा का एक्सपीरियंस भी बताओ, वो पूरा कैसा था। तो एनीवे, हाँ। रोहित, ओवन। तो ओवन वीजा का मेन फंडा है कि ओवन वीजा अमेरिका में कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वीजा। ये H1B से अलग है, ये OPT से अलग है, F1 से अलग है। F1 स्टूडेंट हो गया। H1B वीजा में आप एक एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर सकते हो। H1B इज टाइड टू एन एम्प्लॉयर, और आप एक मिनिमम सैलरी पे काम कर सकते हो। आप खुद की कंपनी नहीं कर सकते, खुद के पैसे नहीं बना सकते, किसी और को आपको हायर करना पड़ेगा। और उसकी टाइमिंग भी है। H1B मैक्सिमम 6 साल रहता है, maximum 3 years at a time and a combined maximum 6 years. ओवन वीजा
जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जनरली कॉमन है। सो O1 में भी दो टाइप हैं, O1A और O1B। O1 वीज़ा इनिशियली हुआ था जो साइंटिस्ट वगैरह थे उनके लिए। तो अगर आप बहुत ही अच्छे रिसर्च, आप आइंस्टाइन हो और आपको अमेरिका आके काम करना है, तो आप अगर F1 और H1B की में उलझ गए तो आप कभी अमेरिका आके काम नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे जो आपको करना है। तो सरकार ने O1 वीज़ा बनाया कि आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो हम आपको एक स्पेशल वीज़ा देंगे। सो इट्स एलियन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वीज़ा। एंड ये फिल्म स्टार्स के लिए भी ट्रू है, म्यूजिशियंस के लिए भी ट्रू है, लाइक नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए भी ट्रू है। आप प्रियंका चोपड़ा, आपको अमेरिका में आके पिक्चरें करनी है तो आप आके कैसे काम करोगे, राइट? H1 भी तो कोई अप्लाई नहीं करेगा, तो आपको O1 करना पड़ेगा कि आई एम रेप्यूटेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। जो O1 एंटरप्रेन्योर्स अप्लाई करते हैं वो O1A वीजा होता है, और वो भी सिमिलर कैटेगरी में है। तो आप सरकार को ये बता रहे हो कि वी आर so extraordinary compared to the average population that we should be able to work in the US without H1B or F1, like on this visa. And this visa has like a lot of good things in, like, you don't need to pay yourselves a minimum salary, you get it for 3 years or 1 year, and then it's infinitely renewable. You have to apply every year or something like that, and then it's infinitely renewable. And it's also allows you to actually start and work on your company. Like that's the main thing जिस एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। और वीजा लेने की ज्यादा बात नहीं करूंगा, कभी किसी एपिसोड में करेंगे, बट 8 कैटेगरीज होती हैं। 8 में से आपको मिनिमम 3 कैटेगरीज पे चेक करना रहता है। 8 कैटेगरीज हैं कि वो 8 एंगल से आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या नहीं, तो आपको मिनिमम 3 एंगल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहना पड़ता है। तो जैसे इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल, हाँ 2-3 एग्जांपल इसके ऐसे हैं कि आपने कोई नेशनल अवार्ड जीता है, मान लो आपको ऑस्कर मिल गया, तो आप यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दैट एंगल। दूसरा एग्जांपल है इसका कि आप किसी एसोसिएशन के, बहुत उम्दा एसोसिएशन के जिसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, उसके मेंबर हो। आप कभी जज हुआ करते थे, आप इंडियन आइडल होस्ट के जज हो क्योंकि आप सिंगर इतने अच्छे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कि आपने अगर आप टेक्निकल हो तो आपने मान लो पेपर इतने अच्छे पब्लिश करे हैं, आर्टिकल इतने अच्छे पब्लिश करे हैं कि उनकी साइटेशंस बहुत है, बहुत लोग वो आर्टिकल्स, आपका आर्टिकल को साइट कर रहे हैं अपने आर्टिकल में, तो इसका मतलब है कि आप बहुत टेक्निकली अच्छे हो। तो ऐसे 8 कैटेगरीज हैं। नाउ इनकम भी एक कैटेगरी एंड स्टफ लाइक दैट। नाउ वाईसी में जब फाउंडर जाते हैं, तो मैं ओवन की वजह से यूएस में था, तो जब मैं वाईसी गया उससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैं H1 में था। बट जब मैंने वाईसी अप्लाई किया तो फिर मैंने O1 वीजा के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैंने ये बोला कि वाईसी जो है वो टॉप सिर्फ 1 और 1.5% लोगों को लेता है, विच इज इवन मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग इनटू हार्वर्ड, एंड दैट इट्स इक्विवेलेंट टू अ नेशनल अवार्ड, बिकॉज वाईसी ग्लोबली बहुत माना जाता है और इसमें इट्स नॉट ईजी टू गेट इन, सो यू आर अ पार्ट ऑफ एन extraordinary ability group. Now within that, and so when you file an application you have to check all of these boxes, and YC helped you check this particular box. पैसा सैलरी में जनरली लोग ज्यादा रहते हैं, राइट? लाइक वो सारी चीजें तो अवेलेबल हैं काफी लोगों को। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, बाय द वे मैंने अप्लाई किया था 2016 में, मैंने यही सारी कैटेगरीज चेक करी, मैं जज भी था कंपटीशन में, सैलरी मेरी ठीक थी, एवरेज अमेरिकन से X% हायर सैलरी में आप कह सकते हो कि आपकी सैलरी ज्यादा है। मैं वाईसी का पार्ट था और भी मैंने कुछ काम किए थे, तो मैंने एक्चुअली 8 की 8 कैटेगरी चेक करी थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक वाईसी फाउंडर्स इस पे रिलाई भी करते हैं, सो आई आल्सो वांट टू मेक श्योर इट्स क्लियर कि अगर कोई इंटरनेशनल बंदा अप्लाई कर रहा है तो वाईसी फाउंडर्स उस पे रिलाई करते हैं कि हमारा अब O1 लग जाएगा तो हम कंपनी कर पाएंगे। बेसिकली रोहित फोड़ो आदमी था ये, फ्रॉडमैन लोग बताया। तो मैंने सरकार को यकीन दिला दिया मैं फोड़ो आदमी था। अब कुछ ऐसा हुआ कि एक फाउंडर ने वाईसी को इस्तेमाल किया वही कि नेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड की तरह, और सरकार ने एक्चुअली मना कर दिया। तो सरकार ने बोला कि वाईसी इज नॉट अ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड, इट्स नथिंग मोर देन अ टेक्नोलॉजी बूट कैंप, विच इज लाइक अ बिग थिंग फॉर वाईसी फाउंडर्स जो रिलाई करते थे वाईसी में एडमिशन होने पे उनका O1 लग जाएगा। वो इस बंदे को रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस आ गई, RFE आ गई। सो इससे एक लोग थोड़ा सकपका से गए कि अगर हमारा O1 नहीं लगा तो हम कंपनी कैसे करेंगे। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज पहली बार ही करी है USCIS ने, जिसकी उसने बाय कॉम्बिनेटर को भी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड नहीं माना। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो बंदे ने एप्लीकेशन ठीक नहीं भरी, लॉयर ने एप्लीकेशन में कुछ गलती कर दी, इनफ एविडेंस नहीं दिखाया कि वाईसी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और USCIS ने अब अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है कि एक्चुअली वाईसी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि कई हजार फाउंडर्स हर साल वाईसी के थ्रू जाते हैं, एंड देन
it's pretty big and stuff like that. So that has been one thing that happened over the past week or 2 weeks that has gotten founders a little bit more worried if they'll get the right visa to stay in the US. So एक ये बात हुई. और अगर इसका सोल्यूशन ये है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो ओवन वीजा के लिए यूएस में अपनी कंपनी स्टार्ट करना ग्रो करने के लिए, तो एक अच्छे लॉयर से बात करो और मेक श्योर यू फील कॉन्फिडेंट, द लॉयर फील्स कॉन्फिडेंट कि आपके पास वो सारे एविडेंस हैं जो 8 कैटेगरीज हैं, सैलरी की, अवार्ड की, सो ऑन एंड सो फोर्थ, रिकमेंडेशन लेटर वगैरह भी चाहिए होते हैं. मैं खुद ओवन के रिकमेंडेशन लेटर मैंने काफी बंदों के लिए साइन करे हैं जिनका ओवन लग भी गया है. तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज थी ओवर द लास्ट 2 वीक्स. या आई थिंक ये काफी कॉमन रास्ता है ओवन फाउंडर्स के लिए, और रोहित और मैं फाउंडर्स को काफी सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग बहुत सारी चीजें बनाएं और बहुत सारे आगे बढ़ें और पैसे बनाएं. तो इसलिए ये टॉपिक हमें लगा कि काफी इम्पोर्टेंट है समझना कि ओवन के बारे में कैसे सोचें, और अभी क्या एक बड़ा न्यूज आया है वाइसी से रिलेटेड. एक बारी का भी हम एपिसोड करेंगे इस पे डिटेल में. मैं मेरा जानता हूँ 2-4 फाउंडर्स को, सारे फोडू फाउंडर्स हैं, उनको हम पॉडकास्ट से बुला के सबका ओवन एक्सपीरियंस उनसे बात करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि कैसे ओवन लगता है, किसका ओवन लगता है, ताकि लोग खुद भी अपना लगा सके. और मैं काफी देसी लोग ओवन पे काम कर रहे हैं यूएस में, अपनी कंपनी चला रहे हैं. खैर, अगले पे बढ़ते हैं. ये तो काफी बड़ी बात है जो अगली करने वाले हैं, तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली. सो डेविड सैक्स जिनको अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एआई और क्रिप्टो जार का अपॉइंट किया है. अभिजीत डायरेक्टली डेविड सैक्स के साथ काम करते थे जेनेफिट्स में. डेविड सैक्स अभिजीत के बॉस हुआ करते थे मेरे ख्याल से 2-2.5 साल. तो उन्होंने काफी शामें बिताई हैं अभिजीत डेविड सैक्स और बैग पाइपर के साथ. कुछ अभिजीत अपना एक्सपीरियंस बताओ डेविड सैक्स के साथ काम करने के, जब आपने उनके साथ इतने साल काम किया, आपका क्या इंप्रेशन था? ये यूएस के लिए अच्छा है, नहीं है, आगे आपको लगता है क्या होगा? आई थिंक मैं थोड़ा सा इंग्लिश में शिफ्ट करता हूँ, बट आई was very, very excited when I heard this news because David was my boss and I know him for many years, and I know that he understands crypto and the philosophy behind crypto, not just technology, extremely deeply. He has been speaking about it since 2016, 2017, and this is just my guess, but one of the things that led him to this is libertarian leanings, and that was very, very important for him to learn more about the crypto space back in the day. And why I find this personally very bullish for crypto and US is that he actually understands the exact problem that needs to be solved, which is, in 2 words, regulatory clarity. When founders are trying to build, or engineers are trying to build businesses in crypto, they just don't know कि आगे जाके उसका क्या होने वाला है. और there is so much uncertainty, there is so much irrationality in the way government enforces rules. So you're basically playing a game where the referees could just, throw a flag at any time. And why this is bullish for crypto is because businesses and markets, they hate uncertainty. And when the uncertainty goes away, that particular sector, if it is value added to people, it will flourish. Maybe I don't know if you have any examples of working with David during that time that you can share with the world, that the world also gets to know a little bit more about David from those times compared to like now. He's been doing all in podcast and all that stuff, but I'm sure you saw him a little closely. If you can share any tidbits, that'd be great. So David is a libertarian thinker, is all for free markets. He also understands the legal side really well. He understands business, and I think he'll be like perfect for crypto, because the thing that crypto lacks is just regulatory clarity. And I know that he'll be extremely focused in bringing that regulatory clarity to the sector so that all founders can build without fear, or they'll just know the rules of the game. And all founders need to know is what are the precise rules. The thing on a personal level, I would say that he was a great boss. He was very good to the people around him, which is not how many people think of other billionaires. People kind of imagine all kinds of things, but I think he was a very nice person. And I also know that deep inside, I think he's a patriot. Again, it's hard to say what somebody exactly thinks deep in their minds, but over a period of long time, I believe that he cares a lot about the US. And I think David is also, I'll tell you like a fun story, which is that David
produced a Hollywood movie called Thank You for Smoking, and Elon has a guest appearance in that movie. Elon is an executive producer in that movie. You can go on IMDb and actually see the PayPal Mafia executive producing that movie. And so yeah, it was just interesting for me to learn about how he tried to get into the movie industry, how, what was that like for him. Essentially, I didn't think it was good for making a lot of money, so he didn't like the business side, and he came back to tech. But amongst the many interesting evenings I spent with him, some of the memorable discussions were all about all his side quests with Yeah. with these different things. Anyway, This is the movie poster of the movie, just in case someone's interested in the movie. yeah. And it's a movie, I think it's the only movie with Elon as in a guest role. He's also in Young Oh, Iron Man 2. Iron Man, the first Iron Man, actually, not two. I think the first one, I maybe see. the second one. Yeah, he was also in Iron Man. Yeah. Yeah. अच्छा, एक और चीज इस हफ्ते हुई जो रोहित और मैं हमने थोड़ी डिस्कस करी इस हफ्ते की, यार बिटकॉइन 100K पहुंच गया। और जब हमने पिछली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी थी, जिसके आई थिंक थंबनेल पे ही बिटकॉइन है, उस वक्त 85K था। और एनीवे मैंने सोचा कि जो ये रोहित और मैं डिस्कस कर रहे हैं वो पॉडकास्ट पे करते हैं। एंड तो रोहित, ये सुन के क्या लगता है आपको? अरे मैं तो कितना ही रो गया था पिछले वाले पॉडकास्ट में कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया। अभिजीत काफी टाइम से मेरे को वैसे ही कन्विंस करने में लगा हुआ है कि लाइक आई शुड मटीरियली इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, एंड आई थिंक 100K पे तो मैंने कहा करेंगे भाई। तो अब मैं थोड़ा क्रिप्टो में ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट जैसे जैसे कुछ शायद इसके नए यूज केसेस मेरे को समझ में आ रहे हैं, तो बिटकॉइन मेरे को उसकी लगता है कि बस उसकी वैल्यू कैप्चर करने का तरीका है। जैसे जैसे क्रिप्टो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, चाहे किसी भी वे में हो रहा हो, स्टेबल कॉइन के वे में हो रहा हो, या नई चेन्स आ रही हैं जो अलग किसी भी यूज केस के लिए यूज होंगी। मेरा मेन यूज केस तो स्टेबल कॉइन जो मैंने देखा वो है। बाकी लोग हमने एक बारी वो भी बात करी, जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगा तो माइक्रो पेमेंट्स वगैरह इस इन चेन्स के थ्रू हो जाएंगी एज दे स्केल एंड स्टफ लाइक दैट। तो बिटकॉइन की वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ सकती है। मैंने एक इंटरेस्टिंग अभी देखा कि इंटरव्यू देखा केन ग्रिफिन का डील बुक समिट में, तो एंड्रू रॉस सॉर्किन उससे पूछ रहा है, कह रहा है कि लाइक बिटकॉइन हिट 100K एंड केन ग्रिफिन, I think Ken Griffin is the founder and CEO of Citadel. He's worth $40-50 billion. He's like a legend in the financial world. So Andrew Ross Sorkin is a journalist and a CNBC news anchor, and he's asking Ken Griffin, like, what do you think about this 100K? Bitcoin reached 100K and you never invested in it and stuff like that. And Ken Griffin's response was, see, I buy things that are built on a $15 canvas with a $20 oil for millions of dollars. So who am I to comment what is the value of Bitcoin? Because the financial world has just not been, as open to crypto technology. Like Warren Buffett famously is against it. Jamie Dimon is against it, so on and so forth. Charlie Munger was very strongly against it. So there's been all these things that have been constantly going through my head. So I've been just trying to find use cases, and I think I'm a convert now. I'm like not as much of a Bitcoin maximalist or crypto maximalist as many other folks are. I'm just constantly looking for use cases. Like Abhijit. But through the discussions I've like kind of become somewhat of a convert, so I'm like actually now investing a little more in Bitcoin, and we'll see how it goes. But I'm taking like a very long view on crypto, and if the promise of crypto holds, then it can actually be more valuable if someone figures out how to break through crypto technology. For example, to double spend Bitcoin, with just one Bitcoin, you can spend it twice or thrice or whatever, then, it'll go down, which are some of the things that Abhijit and I kind of discussed. पहली बात तो डबल स्पेंड अटैक करने के लिए किसी को 50% से ज्यादा हैश पावर कंट्रोल करनी पड़ेगी। मतलब 50% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एक माइनिंग नोड प्रोसेस कर रहा है, तो वो माइनिंग नोड एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है बिटकॉइन में, जहां पे वो जो उसके लेजर पे लिखा जा रहा है वो उसको टेक ओवर कर सकता है। तो बिटकॉइन का जो सिक्योरिटी है, एक पॉइंट पे मैं थोड़ा घुस रहा हूँ, जो आपने अभी बोला लास्ट वाला, वो एक फनी वे में उसके मार्केट कैप से और ज्यादा गारंटी हो रहा है, क्योंकि उतनी हैश पावर कंट्रोल करने के लिए अगर आज बिटकॉइन 2 ट्रिलियन का है तो 1 ट्रिलियन का एक माइनिंग फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। अच्छा, ताकि मतलब एक बहुत भयानक पैसा खर्च करना पड़ेगा उतनी हैश पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो जितना बिटकॉइन बड़ा हो जा रहा है, उतना
ज्यादा सिक्योर हो जा रहा है। हम्म। तो जैसे अपन स्टार्टअप्स में नहीं बोलते थे कि इस कंपनी में नेटवर्क इफेक्ट है कि एक यूजर आ रहा है तो वो प्रोडक्ट और बेहतर हुए जा रहा है बाकी सारे हाँ यूजर्स के हाँ लिए। तो हाँ। बिटकॉइन में थोड़ा सा सिक्योरिटी का इफेक्ट है उसके उसके साइज से, कि नेटवर्क और सिक्योर हो जा रहा है जितना बिटकॉइन महंगा हो जा रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा इस पे भी आता हूँ कि बिटकॉइन भाई इंटरेस्टिंग क्यों है। तो जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है, हम ये पूछते हैं कि भाई ये करती क्या है, मतलब इससे क्या फायदा है। तो हम एआई बोलते हैं, अच्छा इंटेलिजेंस चीजों की बढ़ जाएगी, मतलब वो टोस्टर की, मेरे फ्रिज की, कंप्यूटर की, सारे सॉफ्टवेयर की जो हम यूज कर रहे हैं दिन भर, साले ये एक्सेल और वर्ड और सब, इन सब की इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। तो ये एआई का मेन फायदा है। तो इस प्रकार क्रिप्टो के जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उससे क्या फायदा है, जो उसकी टेक्नोलॉजी क्या देती है, तो मेरे हिसाब से तीन मेन खास बातें हैं। सबसे पहली खास बात यह है कि कोई एक ऐसी कंपनी जिसका कोई बॉस ही ना हो, इसका कोई फायदा है कि नहीं है। तो इसका एक ही फायदा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो चले जा रहा है, अब उसे कोई चेंज कर नहीं सकता, और अपने आप में डिसेंट्रलाइजेशन के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि कोई सेंट्रल पर्सन नहीं है, या कोई कमिटी नहीं है, या कोई बोर्ड नहीं है जो उसको चेंज कर सके। तो अब आप एब्स्ट्रैक्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये एक फलाना प्रॉपर्टी वर्ल्ड के लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं, तो लोग को बोलेगा हाँ यार है। तो अगर ऐसा कुछ नॉन प्रॉफिट का कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो जिससे कि कोई उसमें चेंज ना कर सके उसके बाद का मिशन, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। तो आप डिस्कस कर सकते हो कि ठीक है इंटरेस्टिंग होगा तो इसकी क्या वैल्यू है, ये मतलब 500 के होना चाहिए। बट एनीवे, तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है जिससे कि ये अब पॉसिबल है कि कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिसेंट्रलाइज बिना किसी सेंट्रल ओनर के चल सकता है। एक उबर जिसमें कभी भी कोई कंपनी नहीं है जो डिसाइड कर रही है, राइडर्स और ड्राइवर्स आपस में अग्री कर रहे हैं बिना एक दूसरे से मिले। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि ये हिस्ट्री को कोई रीराइट ना कर सके। तो इसके लिए वर्ड्स हैं, मतलब इम्यूटेबल लेजर। बट कहीं पे कुछ एक ऐसी जगह, सेंट्रल जगह, एक गूगल शीट है जो पब्लिकली ओपन है, जहां पे हर सेल में कुछ लिखा जा रहा है, हिसाब किताब रखा जा रहा है कि किसने किसको कितने पैसे दिए, लेकिन उसको कोई चेंज ना कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन है जो एकदम क्रॉस बॉर्डर इंस्टेंटली भेज दी इन बाकी दोनों प्रॉपर्टीज के साथ। तो ये सारी चीजें मिलके एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो, मतलब मार्केट्स ने डिसाइड किया है कि भाई आज ये $2-3 ट्रिलियन इनकी वैल्यू है ह्यूमैनिटी को, वर्ल्ड को। क्योंकि ये चीजें एक लिमिटेड दायरे में काफी यूजफुल है। अब वो दायरा जो है वो पैसे का है कि व्हाट इज मनी। तो ये इट टर्न्स आउट कि मनी के अंदर अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाएं तो मनी और भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। या स्टोर ऑफ वैल्यूज जो है दुनिया में, सिल्वर और गोल्ड, अगर उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज आ जाएं तो वो चीजें और भी यूजफुल हो जाती हैं। जैसे कि कैन गिफिन बोल रहा था कि पेंटिंग्स या आर्ट उसमें उसमें अगर ये प्रॉपर्टीज आए, तो क्रिप्टो की कुछ टेक्नोलॉजी है जिसके, जो एक चीजों जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो ऑलरेडी लोगों को चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लाइक जो वाईसी बोलता है कि मेक समथिंग पीपल वांट। सो आई थिंक सतोशी मेड समथिंग पीपल वांटेड। एंड एक इंटरेस्टिंग यूज केस और मैंने कहीं सुना था, which makes sense to me. I'm not sure how it's going to play out, but जैसे जैसे AI बढ़ रहा है तो फेक कंटेंट बढ़ रहा है ऑनलाइन में। there can be a fake podcast between you and me, or like वो तो कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लाइक प्रेसिडेंट को या इलॉन मस्क या ऐसे बड़े लोगों का कोई फेक पॉडकास्ट बना दे, फेक मैसेज बना दे, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल ट्रू है या नहीं। सो इन द फ्यूचर लाइक ये मे बी पीपल आर टेकिंग इट एज अ गिवन कि जब कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर, कोई इंपॉर्टेंट फिगर is saying something, it is actually coded with their with their hash or something to validate that it is actually coming from the original source, rather than someone creating a fake video or creating fake content. So like that's another thing where it's the blockchain technology and the hashing thing that you said, like it cannot be changed, it's immutable. You can go to the source and say कि ये यहीं से आया है। तो अगर ऐसी चीजें बढ़ेंगी तो ये 2 ट्रिलियन की वैल्यू शायद 20 ट्रिलियन की हो जाए फ्यूचर में। राइट, इसमें एक छोटा सा नुआंस मैं ऐड करूंगा कि जो वर्ड क्रिप्टो है ये दो चीजों के लिए यूज होता है। एक तो क्रिप्टोग्राफी के लिए, जो मैथमेटिक्स फंक्शंस हैं जो उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली एक लाइन में प्रॉपर्टी ये है कि वो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है लेकिन आंसर चेक करने में बहुत जल्दी है। तो ये इस तरह के जो मैथ फंक्शंस हैं वो क्रिप्टोग्राफी में यूज होते हैं। और जो हम लोग क्रिप्टो जिस तरह से यूज करते हैं स्टार्टअप्स में या टेक्नोलॉजी में, वो क्रिप्टो करेंसी मीन करते हैं कि क्रिप्टो टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी। तो ये दोनों जगह इंटरचेंजली यूज हो रहा है। तो आई थिंक जो रोहित आप कह रहे हो
वो दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब देयर आर वेज टू अचीव दिस यूजिंग cryptographic methods, and there are also ways to achieve this using decentralized products that have used cryptography, of course, to build themselves, but also are products that nobody's using and like nobody's owning, and therefore nobody can tamper with. They are immutable and things like that. Anyway, I don't know, थोड़ा अगर random ज्ञान हो गया तो माफी माफ चाहूंगा. करना भाई. ये हाँ. बट But यही है आज का एपिसोड, मोटा मोटी यही बिल्कुल खत्म करते हैं. अगली बार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. बाय. हम लोग. बाय.